अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली इमरान। और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 की वीडियोस पे वर्किंग कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 आपके सामने हाजिर है। चैप्टर नंबर 10 है जनाब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर, जब हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, तो उसमें वो कहता है चार चीजें सुपर इम्पोर्टेंट हैं। बात नंबर 1, वो इनकम हो। बात नंबर 2, सर टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट ना हो। बात नंबर 3, एनटीआर हो, एफटीआर ना हो। बात नंबर 4, किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल ना करे, यानी वो सैलरी में फॉल ना करे, वो प्रॉपर्टी इनकम ना हो, वो कैपिटल गेन ना हो, वो बिजनेस ना हो। सर अगर वो ये सब नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। सर कंक्लूजन, इनकम हो, टैक्सेबल हो, एनटीआर हो, किसी और हेड में फॉल ना करे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। सर अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है। और उसका मतलब ये है कि जितने पैसे वसूल हुए उस पर टैक्स लगेगा, ना कि जितने पैसे कमाए उस पर टैक्स लगेगा। जितने पैसे कमाए उस पर नहीं, जितने पैसे वसूल हुए उस पर टैक्स लगेगा। सर डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। जैसे ही आपने ये लफ्ज सुना, आपके जिन में आना जी सर, आपने तो जब हमें एफ टी आर पढ़ाया था तो कहा था कि डिविडेंड एफ टी आर आइटम है। यस, डिविडेंड एफ टी आर आइटम ही होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर डिविडेंड एफ टी आर ना हो, यानी आपको डिविडेंड मिला है और टैक्स कटे बगैर मिला है, तो वो एफ टी आर नहीं। और अगर एफ टी आर नहीं होगा तो क्या होगा? एन टी आर होगा। और अगर एन टी आर होगा तो किस साइड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रॉयल्टी, रॉयल्टी ये ये भी हमने पढ़ा था। सर नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिले तो वो इन एफ टी आर होती है, लेकिन अगर रेजिडेंट को रॉयल्टी मिले तो वो एनटीआर होती है। किस हेड में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो भैया रेजिडेंट, ये एफडीआर। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी, जब हम इनकम में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने पैसे दिए हैं और उस पर हमें मुनाफा मिल रहा है। सर ये इनकम हो गया, टैक्सेबल हो गया अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड, इसकी बात करने लगा मैं। सर अगर एडिशनल पेमेंट है तो क्या होगा? सर वो कहता है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड की अगर हम बात करें तो रिफंड डिले होने की वजह से जो इजाफी पेमेंट एफबीआर ने आपको की, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में टैक्स होगी। एग्जांपल लीजिए, आपका टैक्स कटा 11 लाख, आपकी लाइबिलिटी थी 10 लाख। सर आपको रिफंड होना था 1 लाख का, एक्चुअल पेमेंट हो गई 1,10,000 की। एडिशनल कितने पैसे बच गए? 10,000 रुपये। सर एडिशनल 10,000 रुपये बच गए। सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1,10,000 वसूल हुआ है। 1 लाख वसूल होना था, इजाफी 1,10,000 वसूल में, इजाफी 1,10,000 में 10,000 है। सर ये जो इजाफी है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। सर ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। ग्राउंड रेंट पता है क्या होता है? सर किराएदार को जमीन किराए पर दी, किराएदार को जमीन किराए पर दी, और उसने किराएदार को जमीन किराए पर दी, किराएदार को जमीन
किराए पर, और उसने खुद बिल्डिंग या इमारत तामीर करवा ली, उसने खुद इमारत तामीर कर ली। अब जो किराया जमीन का मालिक वसूल करेगा उससे उससे ग्राउंड रेंट कहते हैं। सर जी मेरी बात खत्म हो गई। किराएदार ने किराएदार को जमीन किराए पर दी, उसने इमारत खुद बनाई है, और जमीन के मालिक को जो आप किराया वसूल कर रहा है वो ग्राउंड रेंट कहलाएगा सर। सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग सर, सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग वो कहता है किराएदार अगर आगे या मजीद किराए पर दे तो वो सबलीज कहलाता है। मैंने एक मकान किराए पर लिया और उसका ऊपर वाला पोर्शन आगे किराए पर दे दिया, तो सर अब जो पैसे वसूल करूंगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एड में टैक्स होंगे, और इस अमल को जो मैंने किया इसे सब लीज के इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने लीज कर दिया बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ, अगर आपने बिल्डिंग यानी बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे दिए और इसका इकट्ठा किराया वसूल कर रहे हैं लेट से 8 लाख, तो ये सारे का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाए। अगर आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी किराए पर दे दिया, बिल्डिंग का मिला और बताया गया इस सवाल में कि बिल्डिंग है 6 लाख की और प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख की, तो याद रखना ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ये जो बिल्डिंग है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। बिल्डिंग का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है, प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में। अगली बात, same goes with building together with utilities and amenities। सर अगर आप बिल्डिंग के साथ यूटिलिटीज और अमेनिटीज किराए पर दे रहे हैं, सर मैंने इसको बड़ी डिटेल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बताया हुआ कि यूटिलिटीज बिजली पानी गैस है, इसके अलावा अमेनिटीज और सहूलतें हैं, खाने की सहूलत है, लॉन्ड्री की सहूलत है, स्विमिंग पूल है, वाईफाई है, सर ये यूटिलिटीज और अमेनिटीज होती है। अगर आपने बिल्डिंग प्लस यूटिलिटीज और अमेनिटीज यहां पर लिखता हूं, बिल्डिंग प्लस यूटिलिटीज एंड अमेनिटीज हो तो ये किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्डिंग प्लस यूटिलिटी और अमेनिटी हो तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। हाँ अगर वो बता दे बिल्डिंग का किराया 3 लाख है और यूटिलिटीज के वाले से हम आपसे 50,000 रुपया लेंगे, तो फिर बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और यूटिलिटी और अमेनिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और यूटिलिटी और अमेनिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। सर जी ये बात आपके साथ कर ली, 1 2 3 4, ये चारों चीजें वो हैं जिसके बारे में लगता है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। सर जी अगली बात जो आपके साथ करनी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है वो है
डीम्ड इनकम, मैं जरा रेड कलर में कंफर्टेबल हूँ। डीम्ड इनकम, सर डीम्ड इनकम यानी वो इनकम जो सच्ची मुच्ची नहीं कमाई लेकिन तसव्वुर किया जाएगा कि ये इनकम है और इस पे टैक्स लगेगा। सर 2022 में एसेट्स थे, असासे थे 1 मिलियन के। 2022 के एंड पर साल खत्म हुआ 30 जून पर, आपने कहा मैंने इस साल इनकम कमाई है 5 लाख रुपए की। टैक्स वालों ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा भाई आपके तो असासे हैं 40 लाख रुपए के आ रहे हैं। आप कहते हैं मेरे पास इनकम था, मेरे पास टोटल असासे 10 लाख के थे, इस साल में आपने 5 लाख कमाया है, आपके असासे 40 लाख के कैसे हो गए? आपने तो शो किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, यानी शो किया हुआ है कि आपके टोटल असासे 1 लाख 10 लाख है, 5 लाख आपकी इनकम है, तो आपके तो भाई टोटल 15 लाख के असासे होने चाहिए। इसका मतलब है आप भूल गए हमें बताना कि आपने और भी इनकम कमाई हुई थी और आपने एसेट्स को एक्सप्लेन नहीं किया। ये सर वो कहते हैं कि अगर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स है तो ये टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होंगे। 40 लाख के आपके असासे एफबीआर वालों ने देखे हैं और उन्हें पता चला है, आपने शो किए में 15 लाख के, 25 लाख के शो नहीं किए। टैक्स वालों ने कहा समझा जाएगा कि आपने इतने पैसे कमाए हैं और इसको इनकम तस्वुर किया जाएगा और इस पे टैक्स लगाया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर ये अगला पॉइंट है पेन एनविटी और पेंशन। सर एनविटी और पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गेट में टैक्स होती है। याद रखिएगा अगर एम्प्लॉयर आपको कोई एनविटी या पेंशन दे रहा है तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई और दे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सर अगर आपने कोई बॉन्ड निकला है, कोई क्विज जीत लिया है, कोई लॉटरी निकल आई है, कोई पजल आपने विन कर लिया है, जो भी पैसा आपने कमाया है इस तरह की एक्टिविटी से ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। मेरा दिल करता है कि स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर आपने तो ये वाली बात एफटीआर इनकम बढ़ाते हुए भी बताई थी, तब मैं उससे कहूंगा बेटा उस वक्त भी वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। इनाम टैक्स कट के मिला तो एफटीआर, टैक्स कटे बगैर मिला तो एनटीआर और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लो सर अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा। आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी पिशावर में, वहां पे आपको फोन आया उस प्रॉपर्टी के साथ हमसाये का कि हम चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की खुदाई करके नीचे एक बार चेक कर लें कि कीमती पत्थर हैं और अगर हो तो वो निकाल लें। आपने कभी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें क्यों उसको एक्सप्लोर करने दूं और क्यों उसको खुदाई करने की इजाजत दूं? मैं नहीं देता। उन्होंने कहा जनाब आप परेशान ना हो, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे अगर आपने हमें खुदाई करने की इजाजत दी और दोबारा ठीक भी करके वापस कर। अच्छा ये 5 लाख रुपया अगर मुझे मिल गया क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी को खोदने की इजाजत मैंने दी है, ये अगर प्रॉपर्टी की खुदाई की इस्तेमाल की है या प्रोवाइड करने के एवज मुझे जो पैसे मिले हैं ये मेरी इनकम में शामिल होंगे और टैक्सेबल होंगे अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ मेरा एक और दोस्त है पिशावर में, उसने कहा भाई पिशावर में बहुत से घरों के नीचे से ना अक्सर कीमती पत्थर निकल आते हैं, तो तुम मेरा तुम्हें मशवरा है तुम उसे ये ना कहो कि सिर्फ 5 लाख लेंगे, तुम उसे एक जो पत्थर मेरे घर के नीचे से निकलेगा उसका 25% मैं लूंगा। तो अब तय ये पाया कि खुदाई करने का 5 लाख तो मिलेगा लेकिन 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू भी मिलेगा उस एसेट का और उस बेनिफिट का जो एक्सट्रैक्ट किया गया प्रॉपर्टी में से। सर जी मिसाल के तौर पे 50 लाख का पत्थर मिल गया, इसका 25% कितना बना? 50 25 12,50,000।
तो भैया 12,50,000 और 5,00,000, 17,50,000 की जो अमाउंट है ये इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये दोनों बुलेट्स मैंने पढ़ा के एक बार समझाई। अगर मैं कोई पैसे वसूल करता हूं तो वो भी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर मैं कोई बेनिफिट वसूल करता हूं, चाहे कन्वर्टेबल हो या नहीं हो, इन कनेक्शन द प्रोविजन यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर अगली बात को समझाने से पहले एक बात बताना जरूरी है, और वो ये है कि सर याद रखिएगा प्रॉपर्टी में ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक को कहते हैं टाइटल, मलकियत, और एक को कहते हैं पोजेशन। एक होता है टाइटल, एक होता है पोजेशन। पोजेशन होता है कब्जा। जो पोजेशन होता है सर वो कब्जा है। टाइटल कहते हैं मलकियत को। सर मैं अपने मकान में रह रहा हूं, मेरा मकान मेरे नाम पे है, तो सर पोजेशन भी मेरी है और टाइटल भी मेरा है। मेरा मकान मेरे नाम पर है, मैंने आगे किराए पर दिया हुआ है, तो सर टाइटल मेरा है, पोजेशन किराएदार की है। सर बाजुकात ना आप पोजेशन खरीद लेते हैं पक्की पक्की, और अक्सर औकाफ की या जो मस्जिद के साथ दुकानें होती है ना, वहां पर ये वाला एग्रीमेंट होता है। जब कोई बंदा पोजेशन खरीद लेता है तो याद रखिएगा उसे को खाली नहीं करा सकता। यानी ओनरशिप मस्जिद की ही रहती है, लेकिन पोजेशन हमारी हो जाती है और हमसे वो जगह को खाली नहीं करवा सकता। कागजों में रजिस्ट्री मस्जिद के नाम है, लेकिन चला हम दुकान हमारे पास होती है। अच्छा, हम ये पोजेशन एक्वायर कर लेते हैं और कब्जा हमारा हो जाता है। अब हम कागजों में मालक नहीं है, लेकिन असल में हम ही मालक होते हैं, चूंकि हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक मलकियत किसकी होती है? डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ओनरशिप जो है वो मस्जिद की है, और असल में मस्जिद ने राइट उस जगह को इस्तेमाल करने का हमें दिया होता है पक्का पक्का। अच्छा, हमने पोजेशन एक्वायर की, लेट से 10 मिलियन की एक्वायर कर ली, पोजेशन 10 मिलियन की, और फिर पोजेशन बेच दी और वेकेट कर दी पोजेशन को, 8 मिलियन का, सॉरी 18 मिलियन का। 18 मिलियन का पोजेशन को वेकेट करने के बाद 18 मिलियन लिए, और पोजेशन एक्वायर करने के बाद 10 मिलियन दिए थे। सर कितने का फायदा हो गया? सर ये जो 8 मिलियन का फायदा हुआ ना सर, ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या 8 मिलियन पूरे का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? यस। किस तरह? सर डिवाइडेड बाय 10 करके हर साल 0.8 मिलियन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। लेट्स से हम इस वक्त 2023 में मौजूद हैं, तो 2023 से शुरू कर देंगे। 2023 में 0.8 मिलियन, 2024 में 0.8 मिलियन, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2032 तक 0.8 मिलियन यानी 8 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल होके टैक्स होगा। बुलेट है सर यहाँ पर, एनी अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जितने पैसे आपने वसूल किए पोजेशन को विकेट करने के, रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड टू एक्वायर द पोजेशन। खरीदा कितने का, बेचा कितने का, जो अमाउंट आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में चार्ज होगी। किस तरह? टैक्सेबल इन 10 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ रिसीट। जिस साल पैसे वसूल किए उस साल से लेके अगले 9 साल कह लें। यार यही बात हमने नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी में भी बताई थी, और यही बात
यहां पर भी है। सर, लोन, गिफ्ट, डिप सर जी मैं अगली बात करने लगा हूं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। लोन, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, डिपॉजिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शेयर और एडवांस। यहां पर सर हम अपनी वीडियो खत्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नई बातों के साथ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।